तो हम लोगों ने पिछली बार जनसंचार माध्यम जो हम लोगों का तीसरा पेपर है, हम लोगों ने उसमें कुछ बुनियादी चर्चाएं की थी। उसकी परिभाषा को लेके, अर्थ को लेके, संचार और जनसंचार में अंतर क्या है उसको लेके, और जनसंचार के जो परंपरागत स्रोत थे और जो आधुनिक स्रोत हैं उनकी हम लोगों ने एक चर्चा की थी। और आधुनिक स्रोतों में भी हम लोगों ने बात रेडियो से शुरू की थी, रेडियो, टेलीविज़न, उसके बाद इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल, और मोबाइल आने के बाद इंटरनेट के साथ किस तरह से सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की थी। अब इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और दोनों आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, एक रेडियो और टेलीविज़न। तो रेडियो और टेलीविज़न पे अलग से एक व्याख्यान हम लोग करेंगे, जिसमें रेडियो के इतिहास को हम लोग देखेंगे कि रेडियो की शुरुआत किस तरह से हुई, भारत में किस तरह से आया। और शुरू में जब रेडियो आया तो बताते हैं कि रेडियो रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ऐसे नहीं कि तुम दुकान से गए और रेडियो ख़रीद लिए, बाकायदे उसका लाइसेंस लगता था। तो रेडियो के इतिहास को लेके और टेलीविज़न के इतिहास को लेके हम लोग चर्चा करेंगे अलग से। आज मैं आप लोगों के साथ जो थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा वो सोशल मीडिया को लेके करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया किस तरह से आज एक बहुत बड़े वैकल्पिक मीडिया के रूप में उभरा है और उसने जनसंचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति कर दी। उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, और निगेटिव पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। तो उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, और विशेष तौर पे थोड़ा उदाहरण कोरोना काल का कि इस समय में किस तरह से सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई, हम लोग थोड़ी उसकी चर्चा कर लेंगे। तो सोशल मीडिया पे जब बात होती है तो सबसे पहले बात हम लोग कंप्यूटर से थोड़ा शुरू करते हैं कि कंप्यूटर आने के बाद ख़ास तौर पे जब ये व्यवस्था हो गई कि ईमेल भेजी जा सकती है। आप जैसे चिट्ठियाँ भेजते हैं उस तरह से आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं। और ईमेल भेजने के बाद फिर धीरे धीरे ये हुआ कि क्या बल्क में चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, कि तुरंत चीज़ें जो हैं बल्क में एक साथ कई लोगों को, तो या बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जो है अपनी सूचनाएं शेयर की जा सकें। तो उस समय जब इंटरनेट आ गया तो लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी शुरू कर दी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ई संस्करण आ गया, लोकमत है, नवभारत टाइम्स हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, PDF फॉर्म में या उनकी वेबसाइट पे आप उनको पढ़ सकते हैं। तो फिर एक बार ये महसूस किया गया कि क्या ई संस्करण आ गया है तो ये अखबारों के लिए खतरा तो नहीं है, क्योंकि सब लोग मोबाइल पे पढ़ लेंगे तो वो बिकेगा नहीं, है ना, लोग प्रिंट फॉर्म में उसको खरीदेंगे नहीं, तो क्या ये सारे अखबार छपने बंद हो जाएंगे क्या? ये भी एक तरह से चर्चा हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि छपे हुए का अपना एक महत्व होता है और जो छपा हुआ पढ़ता है वो उसी तरह से पढ़ना पसंद करता है। और कोई भी चीज़ एकदम आ जाने से एकदम से वो छा नहीं जाती, किसी भी चीज़ को समय लगता है। जैसे चीज़ें ई संस्करण में पढ़ने के लिए कम से कम जितना समय बीतेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हो सकता है धीरे धीरे उसके पढ़ने वाले लोग बढ़ते जाएं। लेकिन उसी तरह अखबारों ने भी अपने आप को तैयार किया। फिर उन्होंने क्या किया, एक ही अखबार के कई संस्करण निकलने लगे, स्थानीय संस्करण निकलने लगे और ई संस्करण भी निकलने लगे। तो जो खाली अभी तक प्रिंट हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वो आने लगे, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक खबरिया चैनल भी आ गए जो 24 घंटे आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ आपके शहर, आपके देश विदेश में क्या हो रहा है। तो खबरों का एक बहुत बड़ा संसार और खबरों का एक बहुत बड़ा व्यापार हमारे सामने आज है कि आज के इस ग्लोबलाइज समय में, बाज़ारीकरण के समय में किस तरह से खबरें बनाई जाती हैं, खबरों किस तरह से प्रस्तुत की जाती हैं, और उसके पीछे भी किस तरह से राजनीति और सत्ता और शासन काम करते हैं, किस तरह से उनका दबाव रहता है, पत्रकारिता कितनी स्वतंत्र रह गई है, नहीं रह गई है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और उन चीज़ों को समझते भी हैं। सोशल मीडिया में सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो ब्लॉगिंग से शुरू हुई। तो ब्लॉगिंग क्या है, तो अंग्रेजी में दो शब्द हैं, ब्लॉग प्लस लॉग। ब्लॉगिंग की शुरुआत वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी कि जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे, जैसे डायरी लिखते हैं ना, तो वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें लिखते थे। तो बाद में 2003 में हिंदी में ब्लॉगिंग शुरू हुई। तो हिंदी में ब्लॉगिंग शुरू करने वाले जो सज्जन थे वो एक आलोक कुमार जी थे,
उन्होंने अपना पहला ब्लॉग बनाया 9211। 9211 क्यों बनाया था? क्योंकि उस समय हिंदी में ब्लॉग का नाम नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने इसमें अक्षरों की जगह उन्होंने इसमें क्या कहते हैं नंबर्स में उन्होंने लिखा। और 9211 हिंदी का फ्रेज भी है कि जैसे कहते हैं कि उनकी समस्या 9211 हो गई, तो ब्लॉगिंग की जो समस्या थी वो 9211 के माध्यम से 9211 हो गई। तो उन्होंने शुरू किया और उसके बाद लिनक्स आया और तमाम तरह के सपोर्ट्स मिलने लगे। उसके बाद यूनिकोड आ गया, उसके बाद गूगल ने उस पर बहुत काम किया लैंग्वेजेस को लेके, खासकर ये गूगल का माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल है जो फ्री हो गया, जो 18 से 22 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूनिकोड में टाइप कर सकते हैं। यूनिकोड टाइपिंग क्या है कि जो इंटरनेट पे दिखाई दे, बहुत सारे मतलब सीधे सरल भाषा में बता रहा हूँ कि जैसे आप कृतिदेव या किसी में टाइप करते हो, अगर वो फॉन्ट आपके यहाँ डाउनलोड नहीं है तो जब भी आप उसे ओपन करोगे बॉक्स दिखेगा। लेकिन यूनिकोड टाइपिंग क्या है कि अगर आपने उसे टाइप करके कॉपी करके मेल में अटैच कर दिया तो कोई भी मेल जब ओपन करेगा तो उसको वो दिखाई देगा। तो ये यूनिकोड था जहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी थी। तो यूनिकोड मतलब यूनि मतलब समझ रहे हो, दो, कोड मतलब कोडिंग, जहाँ दो भाषाओं की कोडिंग हो। और इसका टाइपिंग भी आसान था। जैसे आपको राम लिखना है तो आप टाइप रोमन में करते हो, जैसे RAM आप लिख के जैसे ही स्पेस मारेंगे तो वो राम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सीता लिखना है तो SITA, या सीता लिखने के बाद छोटी की बड़ी हो गई हो तो आप वापस जाइए SEETA कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह टाइपिंग भी बहुत आसान हो गई, हिंदी टाइपिंग भी बहुत आसान हो गई यूनिकोड के आने के बाद। तो जब यूनिकोड आ गया और गूगल इनपुट ने उसके ऊपर काम किया तो ब्लॉगिंग धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गई। मतलब इतनी पॉपुलर हो गई कि एडसेंस हिंदी ब्लॉग्स को मिलने लगा। एडसेंस क्या है? तो जैसे आपका ब्लॉग बहुत पॉपुलर है, मान लो उस पर 200-300 लोग डेली आ रहे हैं, तो गूगल क्या करता है, आपको एज अ ब्लॉग ओनर ये सुविधा देता है कि आप अपने ब्लॉग पे विज्ञापन दिखा सकें। और जितने लोग आपके ब्लॉग पे विज़िट करते हैं उसमें से जितने लोग आपके उस विज्ञापन को क्लिक करते हैं, गूगल द्वारा दिखाए गए विज्ञापन को क्लिक करते हैं, भले वो खरीदें या ना खरीदें। जैसे मान लो उस पर किताब का विज्ञापन आ रहा है और किताब के विज्ञापन को मान लो कि एक 200 लोगों ने क्लिक किया। अब उसमें से ज़रूरी नहीं कि 200 लोग उसको खरीदें ही, वो खाली उसको क्लिक करके पढ़ रहे हैं। तो उसका कुछ नियम है, मैं एकदम श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद 200 क्लिक पे $1। तो अगर 200 क्लिक आपको मिल गए एक दिन में तो आपका $1 बन गया। तो इस तरह से वो मिनिमम एक उनकी राशि होती है कि जैसे जब आपके $100 हो जाएंगे तो आपको पहला चेक जो अकाउंट आपने दिया है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो हिंदी भारतीय भाषाओं को भी के ब्लॉगों को भी एडसेंस मिलना शुरू हो गया। ये बताता है कि हिंदी ब्लॉग्स की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी। और बहुत सारे तरह के ब्लॉग लिखे गए। ब्लॉग में सुविधा ये थी, आप लिख भी सकते हैं, उसमें वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं। तो लोगों ने बहुत सारे पोस्ट कार्ड बनाने शुरू किए। कुछ लोगों ने खाने पीने के ब्लॉग बनाना शुरू किए कि अलग अलग रेसिपी के बारे में डालते थे। कुछ लोगों ने टूर्स एंड ट्रैवल्स के ब्लॉग शुरू किए कि आप कहीं घूमने गए और आपका कैसा अनुभव रहा। कुछ लोगों ने साहित्यकारों के ब्लॉग बनाए, जैसे रामदर्श मिश्र जी का। अब रामदर्श मिश्र जी हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं, 90 के आसपास उम्र होगी, लेकिन उनका ब्लॉग है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल लोगों थे जिन्होंने ब्लॉगिंग में बहुत बड़ा योगदान किया। उसमें रवि रतलामी जी का नाम है, छीटाकशी उनका ब्लॉग था। ये जो राविश कुमार हैं इनका ब्लॉग था। तो मतलब बहुत सारे ब्लॉग पॉपुलर होने लगे, लोग उनको आके पढ़ते थे कि भाई यहाँ पे क्या लिखा गया है, और उससे भाषा का भी प्रचार प्रसार हुआ। और प्रवासी जो साहित्यकार थे, मतलब जो विदेशों में रह के हिंदी में लिख रहे थे, उनसे हिंदी वाले ज़्यादा जुड़ पाए। जैसे मान लीजिए कोई मेरा प्रवासी साहित्यकार लंदन में बैठा हुआ है, वो लंदन में बैठ के क्या लिख रहा है, क्या सोच रहा है उसकी, या दूसरे बहुत सारे लोग जो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इसने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि सब लोग अपनी बात लिख सकते थे। तो ब्लॉगिंग ने बहुत लोकप्रियता पाई। जैसे मैंने बताया 2003 से 2007-08 तक इसका गोल्डन पीरियड है, बहुत पॉपुलर हुआ और लगभग 40-50 हज़ार से ज़्यादा मेरा अनुमान है कि हिंदी में ब्लॉग लिखे गए।
और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं में लिखे गए। इसके ऊपर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज हुए। 2011 में मुझे याद है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से हम लोगों ने भी हिंदी ब्लॉगिंग पे अपने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस किया था अग्रवाल कॉलेज में, जिसमें रवि रतलामी जी आए थे और तमाम ब्लॉगर्स देश भर से जुड़े थे। और वो जो सारे आर्टिकल्स थे वो हम लोगों ने पब्लिश किया हुआ है बुक फॉर्म में, और वो बुक आज भी कॉलेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो वो किताब आपके लिए बड़ी सहायक हो सकती है, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी ब्लॉगिंग स्वरूप और व्याप्ति, इस शीर्षक से वो ब्लॉगिंग की किताब है। उसमें कंप्यूटर का माउस बना हुआ है, माउस के ऊपर तिरंगा है, इस तरह का उसका कवर पेज है। तो खैर ये ब्लॉगिंग की पॉपुलैरिटी 2007-2008 तक रही, लेकिन 2008 में फिर एक क्रांतिकारी चीज़ आ गई हम लोगों के सामने, और उसका नाम है फेसबुक। फेसबुक ने आने के बाद ही धमाल मचा दिया, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। उसका कारण क्या था? अब अंतर देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया दोनों हैं, ब्लॉगिंग भी है और फेसबुक भी है। लेकिन फेसबुक क्या करता है ना, आप फेसबुक पे अगर 1000 लोगों से जुड़े हैं तो 1000 लोगों, उस 1000 लोगों के माध्यम से आप करोड़ों लोगों से जुड़े आते हैं। मतलब जो आपसे जुड़ा है, उससे जो जुड़ा है, उससे जो जुड़ा है, वो भी आपकी चीज़ें देख सकता है, नेविगेट कर सकता है। ब्लॉग में ये सारी चीज़ें नहीं। ब्लॉग क्या होता था? एक तरह से आपका वेबसाइट का विकल्प होता था। आपकी एक वेबसाइट है, आपने उस पर जाके पोस्ट लिख दी। अगर मुझे मालूम है कि तुम्हारा ये ब्लॉग है और मेरे पास उसका लिंक है या वेबसाइट का नाम है, तो मैं वहाँ जाता था, फिर मैं पढ़ता था। तो जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या जान रहे हैं वही उस चीज़ को पढ़ते थे। या फिर सर्च इंजन में, जैसे मान लो तुमने कबीर के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है, तो मैं कबीर खोज रहा हूँ, मुझे तुम्हारे ब्लॉग के बारे में नहीं मालूम, मैं कबीर के बारे में खोल रहा हूँ और कबीर के बारे में खोल रहा हूँ, तो चूँकि तुमने अपनी एक पोस्ट ब्लॉग पे डाली हुई है कबीर के बारे में, तो वो कबीर का भी लिंक मुझे दिखा देता है। फिर मैं तुम्हारे ब्लॉग पे जा रहा हूँ और तब मुझे पता चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं हो सकती थी जितनी कि फेसबुक की थी। फेसबुक के बारे में तो तुम्हारा दोस्त का दोस्त जिससे मैं नहीं परिचित हूँ, वो भी क्या लिख रहा है वो भी मुझे मालूम पड़ जाता है, और मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। और फेसबुक के यहाँ एक चीज़ और थी कि वहाँ पे भी वो सारी सुविधा थी कि आप वहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो, लिख भी सकते हो, दूसरों की चीज़ शेयर भी कर सकते हो, जिसको नहीं जानते पहचानते उसके यहाँ भी जाके आप कमेंट कर सकते हो। और बाद में फेसबुक ने लाइव भी कर दिया। आप जैसे कोई चीज़ लाइव रिकॉर्ड करके आप चाहो कि लाइव कर दूँ मैं अपने फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज पे, तो पूरी दुनिया में उसका प्रसारण हो जाता था। और फेसबुक के पहले मुझे याद है अच्छे से 2011 वाले कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने सोचा कि लाइव करें, तो लाइव को वेब कास्टिंग कहते थे, मतलब वेब कास्टिंग, वेब की दुनिया पर लाइव करना। तो उसके लिए तमाम सॉफ्टवेयर थे और कैमरा एडजस्ट करना पड़ता था, फिर उसका एक URL होता था, फिर उसको क्लिक करने पे मतलब वेब कास्टिंग भी एक बहुत बड़ा चीज़ मानी जाती थी, लेकिन उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती थी जो फ्री वर्जन था। लेकिन फेसबुक ने वो भी कमाल कर दिया कि सीधे सीधे आप जो है वहाँ पे अपनी चीज़ों को लाइव कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं की वजह से फेसबुक ने बहुत पॉपुलैरिटी की, और सीधी सी बात है जब एक प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से दूसरे प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी घटेगी। तो फेसबुक की वजह से एक तरफ जो एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने पॉपुलैरिटी गेन की, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा ब्लॉग और ट्विटर, इस तरह की चीज़ों पे उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हुई। लेकिन चूंकि ट्विटर का अपना एक अलग कल्चर था, ट्विटर इसलिए होता है छोटी सी चीज़ को कह देना, बहुत बड़ी चीज़ें आपको नहीं कहनी है तो ट्विटर को तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉगिंग की पॉपुलैरिटी में कमी आई। बावजूद इसके जो लोग ब्लॉग लिखते रहे, क्योंकि फिर लोगों ने ये भी कहा कि भाई ब्लॉग उसके लिए है जो उन चीज़ों को पसंद करता है। जैसे अगर तुम मेरे ब्लॉग को पसंद करते हो तो तुम वहाँ आओगे ही और पढ़ोगे ही, है ना। ठीक उसी तरह अखबारों में जैसे होता है, जो महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ता है वो लोकमत नहीं, उसको महाराष्ट्र टाइम्स ही चाहिए। जब तक वो महाराष्ट्र टाइम्स नहीं पढ़ लेगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। तो एक क्लास और क्वालिटी की बात थी ब्लॉग में, तो जो ब्लॉग लिखने पढ़ने वाले थे वो जुड़े रहे। लेकिन ये सही बात है कि नई पीढ़ी जो है उसमें ज़्यादा पॉपुलैरिटी चूँकि फेसबुक की थी, तो लोगों ने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, फेसबुक के पेज बना लिए, फेसबुक के इवेंट पेज बना लिए, और फेसबुक की पॉपुलैरिटी का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया।
और आज तक हम लोग 2021 मतलब 2008 से अभी मैं आज तक की बात करूं 2021 तक, तो फेसबुक की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। तो उसका कारण है कि उसने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया और तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं दी। आप उस पर दर्जनों फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, अपने फ़ोटो का एल्बम बना कर सकते हो, यूट्यूब के लिंक शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। कहने का मतलब आज किसी भी सोशल मीडिया पे जो सुविधा उपलब्ध है वो सारी की सारी सुविधा आपको फेसबुक दे रहा है, तो इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ी। लेकिन इसी के साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आई, जैसे ट्विटर एक स्पेसिफिक चीज़ है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है बनी रही। ठीक उसी तरह एक दूसरी चीज़ रही इंस्टाग्राम बेसिकली ये है कि आप अपनी फ़ोटो शेयर करें, है ना। तो लोगों ने अपनी चीज़ों को एक क्लास के तहत शेयर करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम को चुना, और आज हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम की भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो समाज में जिनका अपना एक, जिनको हम बोलते हैं कि थर्ड पेज, क्या कहते हैं उसको, जो ग्लैमर वर्ड से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया वर्ड से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जिनको आज का युवा अपना एक वो मानता है, अपना रोल मॉडल मानता है, ये तमाम लोग ज़्यादातर किसी न किसी रूप में इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन का भी अपना एक ब्लॉग है, कभी देखना तो, है ना। अमिताभ बच्चन भी ब्लॉगिंग करते रहे। तो ये तमाम सोशल मीडिया की साइट आज के समय में, हमारे समय में एक्टिव हैं, जिसमें हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग, इनकी विशेष रूप से चर्चा कर सकते हैं कि आज के समय में जो सोशल मीडिया साइट्स एक्टिव हैं। तो ये तो चर्चा हो गई कि सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे हुई और सोशल मीडिया का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, भाई अपनी बातें कहने में, अपने आर्टिकल लिखने में। अब जैसे एक विद्यार्थी के रूप में या एक शिक्षक के रूप में मैं बताऊं कि मैं सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जैसे मैंने ब्लॉगिंग का उपयोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में किया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने विभाग का एक ब्लॉग बनाया, hindiviभाग.blogspot.com, और हम लोगों की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो लेक्चर्स हों, नोट्स हों, टाइम टेबल हो, आपका पाठ्यक्रम हो, आपने देखा होगा कि वो सारी चीज़ें मैं ब्लॉग पे अपडेट कर देता हूँ। उसका उद्देश्य क्या है, एक तो दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई आज ये तुम्हारी अटेंडेंस शीट है, ये या कोई प्रोग्राम हम लोगों ने किया, उसकी फ़ोटोग्राफ्स, कहीं से कोई इनविटेशन आया लेटर का, कॉन्फ्रेंस का, वो इधर उधर कहाँ हो जाता है, और बाद में जब कोई ऑडिट होता है, नेक का काम होता है, ISO की टीम विजिट करती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। लेकिन एक बार अगर वहाँ आपने अपडेट कर दिया है, तो हमेशा के लिए वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, और न केवल आपके लिए बल्कि जो भी वहाँ विज़िट करेगा वो उसको आसानी से देख सकता है। तो मैंने उसको एक हैबिट बना ली। आज हम लोगों का जो hindiviभाग.blogspot.com है, लगभग 60-70 हज़ार उसके व्यूवर्स हैं, और मुझे लगता है कि 500-700 से ज़्यादा पोस्ट होंगी। एक उसके अलावा एक मेरा पर्सनल ब्लॉग है, ऑनलाइन हिंदी जनरल ब्लॉग, उसके तो 6-7 लाख व्यूवर्स हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि वो आपको उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पढ़ाने का की जो सामग्री है, वो ऑफिशियल आपका hindiviभाग.blogspot.com है, जो कि मेरे प्रोफाइल से लिंक है कॉलेज की वेबसाइट पे भी। जैसे तुम कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू मेरे प्रोफाइल पे आओ, तो तुम्हें हिंदी डिपार्टमेंट के ब्लॉग की लिंक मिल जाएगी। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि विद्यार्थियों के लिए कि सारी सामग्री वहाँ पे उपलब्ध है। कॉलेज को फ़ायदा ये हुआ कि अगर वो ये जानना चाहते हैं कि एज अ टीचर मैं हिंदी डिपार्टमेंट में किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो उनको मुझसे बुला के पूछने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे ब्लॉग पे जाते हैं, वो सब देख लेते हैं, और फिर या तो वो संतुष्ट होते हैं, या उनकी कोई शिकायत होती है, या फिर उनके मन में कोई प्रश्न होता है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से दस्तावेजीकरण, बच्चों के लिए पठन पाठन अध्ययन अध्यापन की सामग्री उपलब्ध कराना, ये मुख्य उद्देश्य रहा, और हम लोग उसमें कामयाब हैं। तो इन तमाम सोशल मीडिया साइट्स का आप उपयोग किस तरह से करते हैं अपने लिए, अपने क्षेत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विद्यार्थियों को मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग अपना ब्लॉग लिखा करो। जैसे मान लो तुम कविता लिखते हो, कहानी लिखते हो, तो तुम अगर वहाँ लिखते रहोगे तो एक लिखने की आदत पड़ेगी, प्लस तुम्हारी चीज़ें एक जगह संरक्षित हो जाती जाएंगी, सुरक्षित होती जाएंगी, और तुम्हारी चीज़ें हमेशा 24 घंटे पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध रहेंगी। कोई न कोई उसको पढ़ेगा, उस पर कमेंट करेगा, अच्छी बुरी प्रतिक्रिया देगा, तो उससे हमारा भी क्या होता है, उत्साह बढ़ता है।
और एक समय ऐसा आएगा कि जब तुमको एडसेंस मिल जाएगा, फिर उन्हीं चीज़ों के माध्यम से तुम 2 पैसे एज अ पॉकेट मनी भी कमाना शुरू कर सकते हो। तो एक तरह से ये पढ़ाई लिखाई की आदत और उसके माध्यम से कुछ आमदनी का स्रोत का एक बढ़िया माध्यम है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे ये इंसिस्ट करता हूँ कि विद्यार्थियों को अपना ब्लॉग बनाना चाहिए। अब ब्लॉग कैसे बनाते हैं, उसको चलाते कैसे हैं, उस पर पोस्ट कैसे लिखते हैं, आप लोग चाहोगे तो मैं अलग से उसकी एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए करा दूँगा, बाहर से एक्सपर्ट बना के। वो 2 दिन के वर्कशॉप में आपको सब कुछ सिखा देंगे। उसके बाद आप लोग अपना ब्लॉग बना के चलिए, और उसमें कोई खर्चा नहीं है, खाली जितनी देर आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं वही आपका खर्चा है और कोई खर्चा नहीं। तो आप लोग उसकी कोशिश कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल पे, सॉरी यूट्यूब चैनल भी आप बना सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब की सीमाएं हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, वीडियो वहाँ भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन वीडियो का सबसे बड़ा चैनल क्या है, यूट्यूब है। ट्विटर है, ट्विटर छोटी चीज़ों के लिए है कि छोटी से छोटी बातें कहने के लिए, लेकिन सारी चीज़ें एक ही जगह करने का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, फेसबुक और ब्लॉग। जैसे अब ये लेक्चर जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों तक ब्लॉग के थ्रू मैं भेजता हूँ, लेकिन ब्लॉग के थ्रू कैसे भेजता हूँ, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना के रखा है। उसमें मेरी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल मतलब मेरी कविताएं, मेरे प्रोग्राम, जिससे आप लोगों को विद्यार्थी के रूप में नई ज़रूरत है, लेकिन उसी पे मैं लेक्चर भी अपलोड कर देता हूँ। और जो लेक्चर अपलोड है जो आपके काम के हैं, एक पोस्ट बना के उसकी लिंक मैं ब्लॉग पे शेयर कर देता हूँ। तो मुझे आप लोगों के साथ अपना यूट्यूब चैनल शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खाली ब्लॉग पे जाते हैं, आप उसको वीडियो को क्लिक करेंगे, वहीं पे आप वीडियो देख सकते हैं। बट एक्चुअल में वो वीडियो कहाँ अपलोडेड है, यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब पे आप अपने वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग में अगर कुछ आपको चीज़ें रखनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह क्या है, ब्लॉग है। और ब्लॉग कई मायनों में बड़ा स्पेसिफिक है। और फेसबुक में देखो, मैंने कहा ना कि हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। फेसबुक में कोई भी आके अब जैसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनको आप नहीं जानते, तो कई लोग वो आपको निरुत्साही भी करते हैं, कुछ भी आके कमेंट्स करते हैं, और कई लोग फ्रॉड करने के चक्कर में आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं, या मतलब जिनको नहीं ज़रूरत है वो सब भी आपके पास ऐसे जुड़ जाते हैं और वो आपके लिए एक परेशानी का सबब बन जाते हैं। और विद्यार्थी जीवन में थोड़ा हम लोगों को ये भी समझना होता है कि जो हमारा समय महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ें हमारे अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हैं, या जो लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जो आपको पढ़ने पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, खाली उनके साथ जुड़ना ज़्यादा ठीक है। बाकी दुनिया भर के लोगों से जुड़ के आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, इंटरनेट की दुनिया ऐसी है, वहाँ सब कुछ उपलब्ध है, अच्छाई बुराई सब कुछ। तो वहाँ बहुत सारे लोग इसलिए भी बैठे हैं कि वो आपको गुमराह कर सकें। तो और ये उम्र में उन सब से बच के रहना और अपने काम की चीज़ों का चुनाव करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्लॉग इस मामले में सुरक्षित है, फेसबुक कम सुरक्षित है अपेक्षाकृत ब्लॉग के, खासतौर पे विद्यार्थियों के लिए। तो ये तमाम सोशल मीडिया के साइट्स हैं। जब आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग होता है या सोशल मीडिया क्या है, उसके फ़ायदे नुकसान की चर्चा करिए, तो आप इन सब के बारे में लिख सकते हैं, ब्लॉग के बारे में, ट्विटर के बारे में, ऑनलाइन संस्करण के बारे में, फेसबुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में। आप यूट्यूब के चैनल बना के अपनी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे आर्ट सर्कल की है, उन्होंने अपना यूट्यूब बनाया है और वहाँ पे वो अपलोड कर देते हैं। जैसे मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया उस पर 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हो गए, और 200 से ज़्यादा वीडियो में 100 वीडियो तो लेक्चर्स के ही होंगे, FY SY के मिला के। MA के भी, जो मैं RKT कॉलेज में MA पढ़ाता हूँ, उसके भी लेक्चर्स वहाँ पे हैं। तो वो चीज़ें खाली मेरे विद्यार्थियों के लिए नहीं, सबके लिए उपलब्ध है। तो मान लो कोई इलाहाबाद में है, बनारस में है, कोकण में है, नासिक में है, तो वो विद्यार्थी भी अगर वो चाहे तो व्याख्यान सुन सकता है। और उस यूट्यूब पे चैनल पे मुझे लगता है करीब 2000 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 2000 लोग बाहर के ज़्यादा हैं। तो हमारे जो कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, वो सारे वीडियोज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं। वो एक रिकॉर्ड भी है, और अगर कोई उन चीज़ों को दोबारा, जैसे मान लो उसमें डॉक्टर निर्मल कुमार आए हैं, उन्होंने बात की है मालेगांव सिनेमा पे, तो अगर मैं चाहूँ कि उन्होंने क्या कहा था मैं फिर से सुनूँ, तो मैं अब उनको तो नहीं कह सकता ना कि आपने क्या कहा था ज़रा फिर से बताइए, है ना। तो उससे बढ़िया है कि मैं वो वीडियो प्ले करके मैं दोबारा तिबारा जितनी बार चाहूँ उनको सुन सकता हूँ। तो ये सब सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं।
जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के लिए फ़ायदे हैं। तो हमको इन सब का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी सुविधा के अनुसार इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें सामाजिक रूप से गलत हैं, जो चीज़ नैतिक रूप से गलत हैं, उन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको खुद ही रुकना है। तो कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, उसका निर्णय आपको खुद करना है। तो अगर आप लोग संयम के साथ, निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ और अपनी ज़रूरत को पहचानते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक ऐसा हथियार है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई में बहुत सहायक भी रहेगा। और शायद इन्हीं चीज़ों को समझते हुए इस तरह के टॉपिक आपके सिलेबस में भी रखे जाते हैं ताकि बच्चे इनको समझें। 24 घंटे खाली मोबाइल लेके चैट करना, फिल्मी गाने सुनना, वीडियो देखना, ये उम्र में प्रॉन साइट्स देखना, ये सब नहीं है। सोशल मीडिया का एक दूसरा पहलू भी है जो कि आपको सीधे सीधे आपके भविष्य से, आपकी पढ़ाई से, आपके समाज से जोड़ सकता है, आपकी रचनात्मकता से जोड़ सकता है। तो अगर उसमें रुचि आने लगेगी तो आप अपनी एनर्जी जो है क्रिएटिव चीज़ों में लगाएंगे जिसका कि सकारात्मक परिणाम भी आएगा। तो आप इस तरह से सोशल मीडिया को अगर देखेंगे, समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये आज हम लोगों ने सोशल मीडिया की थोड़ी चर्चा की। कल जो है रेडियो और टेलीविज़न से संबंधित नोट्स, जैसे रेडियो की भारत में शुरुआत कब हुई, पहला केंद्र कब खुला, वही चीज़ दूरदर्शन को लेके उससे संबंधित मैं नोट्स आप लोगों के साथ PDF साझा कर लूँगा और ज़रूरत मुझे महसूस होगी तो अगला व्याख्यान हम लोग उसी पे करेंगे। ठीक है।